अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद यूसुफ गखड़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश करें ताकि हमारे आइंदा आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमारा टॉपिक है इश्यूएंस ऑफ नोट अंडर करेंसी प्रिंसिपल्स। तो करेंसी प्रिंसिपल्स में हम 3 मेथड पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड है फिड्यूशियरी सिस्टम, next is the bounce method, next is the fixed maximum system. So first of all we are going to discuss about what is fixed fiduciary system. तो जेंटलमैन, फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम में ये होता है कि गवर्नमेंट मेटालिक रिजर्व या आपके गोल्ड के रिजर्व के अलावा जब नोट इशू करती है और एक्स्ट्रा नोट इशूज के लिए कुछ सिक्योरिटीज, यानी वो शेयर्स भी हो सकते हैं, वो डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, या कोई भी आपके जो प्रीशियस पेपर्स होते हैं वो हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट जो है नोट इशू करती है, उसका रिजर्व रख लेती है। दैट इज कॉल्ड फिड्यूशियरी लिमिट। तो फिड्यूशियरी लिमिट इसको कहते हैं फिक्स फिड्यूशियरी मेथड। तो फिक्स फिड्यूशियरी मेथड के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गोल्ड का रिजर्व तो होता ही होता है और उसके लिए कंपल्सरी नहीं है कि गोल्ड का रिजर्व रखा जाए, लेकिन गोल्ड के रिजर्व के अलावा मजीद जो लिमिट रखी जाती है वो आपके सिक्योरिटीज की रखी जाती है। जो सिक्योरिटीज में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपके शेयर्स, डिबेंचर्स या आपके प्रीशियस पेपर्स हो सकते हैं। प्रीशियस पेपर क्या हो सकते हैं? आपका बिल ऑफ एक्सचेंज या फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज या ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज या अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं, या बैंक्स के कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो कीमती डॉक्यूमेंट्स वो रखे जा सकते हैं। उसके अगेंस्ट जो नोट इशू किए जाते हैं उसे कहते हैं फिड्यूशियरी सिस्टम। तो जेंटलमैन, इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। अब इसके जो मेरिट्स हैं वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेफ्टी है, इसकी सेफ है, मतलब ये बिल्कुल हिफाजत में है। हिफाजत में क्या है? गोल्ड के रिजर्व के अगेंस्ट भी कुछ नोट इशू किए गए हैं, उसके अलावा जो नोट इशू किए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके अगेंस्ट उन्होंने शेयर्स और डिबेंचर्स को एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रखा हुआ है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। अब इसका एक और फायदा यह है कि इकोनॉमिकल जो है कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि जो नोट इशू हुआ है वो जस्ट पेपर इशू नहीं हुआ, बल्कि उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है। तो इसके जहाँ पर कुछ मेरिट्स हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब उन डीमेरिट्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनसूटेबल फॉर मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी के लिए ये सूटेबल नहीं है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि आजकल के दौर के अंदर चीज़ तेज हो गई है, दुनिया तेज हो गई है, बिजनेस तेज हो गए हैं। अब इसके अंदर जो आपकी करेंसी है वो डेली बेसिस के ऊपर अप्स एंड डाउन्स, कभी डॉलर का रेट ऊपर चला जाता है, कभी डॉलर का रेट नीचे आ जाता है। इसी तरह जो आपकी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है वो इन आउट होती रहती है, यानी सर्कल में रहती है। तो इसके लिए ये मॉडर्न इकोनॉमी के लिए करेंसी के अगेंस्ट जो नोट इशू सिक्योरिटीज के अगेंस्ट जो नोट इशू किए जाते हैं वो मेथड अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो है मेटल ड्रेन। अब मेटल ड्रेन जो गोल्ड का इंटरनल और एक्सटर्नल, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दोनों की बातें करेंगे। मेटल के अंदर गोल्ड और सिल्वर और कांसी भी आ जाती है। अब यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर का जो इंटरनल और एक्सटर्नल ड्रेन है उसकी वजह से जो मनी सप्लाई के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए भी मेथड अच्छा नहीं समझा जाता। नेक्स्ट है जी इनइलास्टिक। ये मेथड इनइलास्टिक है, जो कि इसके अंदर हम एज ए गोल्ड के रिजर्व के ऊपर एज वेल एज जो आपकी सिक्योरिटीज हैं उसके अगेंस्ट नोट इशू करते हैं, उसके अलावा हम नोट इशू नहीं कर सकते, इसलिए ये इलास्टिक नहीं है बल्कि इनइलास्टिक समझा जाता है। तो नेक्स्ट है लॉकअप ऑफ गोल्ड। गोल्ड जो है वो लॉकअप हो जाता है, वो एक रिजर्व के तौर पर रख लिया जाता है और उसको यूज में नहीं लाया जाता इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से इसके मेथड को भी नुकसानदेह समझा जा सकता है। नेक्स्ट है जी हाई फिड्यूशियरी लिमिट। जो आपकी फिड्यूशियरी लिमिट है, यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया फिड्यूशियरी लिमिट क्या चीज़ है। फिड्यूशियरी लिमिट से मुराद है कि जो आपकी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट जो नोट इशू किए जा रहे हैं इसको कहते हैं फिड्यूशियरी लिमिट। तो आपकी जो फिड्यूशियरी लिमिट है ये ज़्यादा की जा सकती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट करेगी, तो इसलिए भी इस सिस्टम को बेहतर नहीं समझा जाता। अब स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है ये इंट्रोड्यूस हुआ है, इंग्लैंड ने इंट्रोड्यूस कराया 1844 में। 1844 में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेथड बताया गया ये इंग्लैंड की तरफ से बताया गया। इसके अलावा नॉर्वे और जापान ने इस मेथड को अडॉप्ट भी किया है। तो जैसे कि अभी हमने बात की है फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम पे, स्टूडेंट इसी तरह दूसरा जो सिस्टम है उसका नाम है जी बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम। नाम से ही ज़ाहिर है बॉन्ड डिपॉजिट्स, यानी जो नोट इशू किए जाते हैं वो बॉन्ड्स के अगेंस्ट, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बॉन्ड्स जो होते हैं उनको एज ए रिजर्व रख लेता है और उसके अगेंस्ट आपके नोट इशू करता है। तो स्टूडेंट्स, जो बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम है इसमें कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके जो मेरिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं उसमें पहले है जी सेविंग ऑफ मेटालिक रिजर्व। यहाँ पर जो सेविंग रखी जाती है वो मेटालिक रिजर्व की रखी जाती है। मेटालिक रिजर्व में कांसी वगैरह या और कोई प्रीशियस धातें वगैरह जो है या कोई भी कीमती जो चीज़ है उसको एज ए रिजर्व रख के आप नोट की इशूज कर सकते हैं, अदर देन
गोल्ड या सिल्वर के। और यहाँ पर एक बात है कि ध्यान में रखनी है कि इसमें मेन जो रिजर्व रखा जाता है वो बॉन्ड्स का रखा जाता है। नेक्स्ट है जी इसका मेरिट अदर यूज ऑफ मेटल्स। अदर यूज ऑफ मेटल से मुराद है यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के अलावा जो अदर मेटल्स हैं वो मोस्टली तौर पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कांसी हो सकती है या और भी कीमती धात हो सकती है जिसको एज ए रिजर्व के तौर पर रखते हैं। नेक्स्ट है जी फैसिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। अब इसके अंदर गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी होती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो होती है वो रिजर्व के तौर पर रख के हम नोट वगैरह को इशू कर सकते हैं। जहाँ पर इसकी कुछ एडवांटेजेस है वहाँ पर स्टूडेंट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिजिड सिस्टम। रिजिड सिस्टम ये है कि इसके अंदर जो रिजर्व रखा जा रहा है वो सिर्फ आप बॉन्ड्स की रख रहे हैं और किसी चीज़ का, मतलब ऑलरेडी आप कुछ मेटल्स वगैरह रख सकते हैं लेकिन गोल्ड या सिल्वर को आप यहाँ पर रिजर्व के तौर पर नहीं रख सकते। लेकिन आपको यहाँ पर उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आपने बॉन्ड्स के अगेंस्ट जो है आप एज ए बॉन्ड्स को सिक्योरिटीज रख के आपने नोट वगैरह इशू करना है, तो ये एक रिजिड सिस्टम है। तो नेक्स्ट है इलास्टिक टू द मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट को आप इंक्रीज नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि आप बॉन्ड्स रखेंगे, बॉन्ड्स के अलावा और किसी भी चीज़ को यानी सिक्योरिटीज को, शेयर्स को या और किसी चीज़ को आप एज ए रिजर्व के तौर पर नहीं रख सकते। तो इस सिस्टम को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। इसकी जो पॉइंट है, इंडियन ने इस मेथड को यूज़ किया 1902 में, 1902 के अंदर इंडिया ने सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तो नेक्स्ट मेथड है जी फिक्स मैक्सिमम सिस्टम। फिक्स मैक्सिमम सिस्टम के अंदर ये होता है कि आप किसी चीज़ का एक लिमिट रख लेते हैं, यानी गोल्ड की और इसके अलावा करेंसी की या और किसी मेटल्स की जो है लिमिट्स वगैरह को एज ए रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसके अंदर ये जब सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो नोट इशू किए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर रिजर्व्स की जो है वो लिमिट इतनी खास नहीं है, यानी लिमिट के अलावा भी आप नोट इशू कर सकते हैं। तो इसके जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट्स हैं जो वो इकोनॉमिकल सिस्टम है, बहुत सस्ता सिस्टम है। आपने गोल्ड का रिजर्व ऑलरेडी रखा हुआ है, करेंसी का रिजर्व रखना है ठीक है, नहीं रखना तो कोई मसला नहीं है। बॉन्ड्स का रिजर्व रखना चाहते हैं, रखने नहीं रखते तो उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस जो रिजर्व की लिमिट है उससे एक्स्ट्रा आप इकोनॉमी के अंदर नोट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फ्लेक्सिबल सिस्टम है, यानी इलास्टिक सिस्टम है, बिल्कुल मतलब जितना इसको फैलाना चाहे फैला सकते हैं और जितना इसको आप कंजस्ट करना चाहे इसे कंजस्ट भी कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ओवर इशू, क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिट खास नहीं होती है। आप अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नोट इशू कर सकते हैं। कम रिजर्व के ऊपर भी ज़्यादा नोट इशू कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ओवर इशू, कभी कभी जो नोट्स हैं वो ज़्यादा इशू इकोनॉमी में हो जाए तो इन्फ्लेशन का डर होता है। तो एक और नुकसान इसका यह है कि इन्फ्लेशन हो जाती है, यानी महंगाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड का रिजर्व 30% रखा हुआ है और नोट जो आपने इशू किया हुआ है वो 100 का किया हुआ है। इट्स मीन दैट कि 70 रुपीज़ जो मार्केट के अंदर इशू हुआ है वो जस्ट पेपर है, उसके अगेंस्ट कोई भी रिजर्व इशू नहीं हुआ, जस्ट वो पेपर में आ गई है और रिटर्न में बात आ गई है कि आपने 100 रुपीज़ का नोट इशू किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो रिजर्व है वो 30% रखा हुआ है। तो इसलिए इन्फ्लेशन जो है वो 70% इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर हो जाएगी। अब ये जो सिस्टम है ये फ्रांस ने 1922 में इसको अडॉप्ट किया है। तो स्टूडेंट ये मेथड थे बिल्कुल सिंपल और सादा अल्फाज में मैंने बयान किए हैं। 3 मेथड थे जिसके अंदर फिक्स फिड्यूशरी सिस्टम, बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम एंड फिक्स मैक्सिमम प्रॉफिट सिस्टम था। ये जो प्रिंसिपल थे नोट इश्यूज के, ये अंडर करेंसी प्रिंसिपल थे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर क्लिक करें और हमें कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।